हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम मैनेजमेंट विंटर 2022 के एमसीक्यूज़ का सेट 2 देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने मैनेजमेंट के सेट 1 के ऑल एमसीक्यूज़ कर लिए थे। आई होप आपको वो एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। यस, इस क्लास में हम सीखेंगे सेट 2 ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First question is, which of the following is the first step of organizing process? अब आपको बताना है कि organizing process की first step क्या होती है। Options are formulating plans and policies, establish enterprise objective, identify and classify activities and delegation of activities। तो आंसर बताइए क्या होगा। And the answer is option number B, establish enterprise objectives। Obviously यहाँ पे हमें बोला है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप बतानी है। जब हम कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं तो पहले हमें उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। यस, तो ऑब्जेक्टिव होने के बाद ही हम प्लानिंग करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई एक्टिविटीज़ करेंगे। यस, तो ये सब तो बाकी की स्टेप्स है, बट फर्स्ट हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना चाहिए। Yes, so B is the correct option. Next question. With dash, the top management can focus on strategic issues for finding new avenues and opportunities. ये question set 1 में भी था। Okay, so ये question काफ़ी ज़्यादा important है। Options are processes, centralization, decentralization या coding। And the answer is option number C, decentralization. So decentralization focus करता है opportunities and avenue related issues पे। Okay, next question. Dash is the process of dispersion of decision making authority throughout the organization. So first of all dispersion क्या होता है? Dispersion means what? Distribute करना। तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। यस, सो ऑप्शंस आर सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर डुप्लीकेशन। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिसेंट्रलाइजेशन। यस, सो डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, decentralization is the process of distributing decision making authority from top level of management to lower level within the organization। yes, अभी समझ में आ गया होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। yes, it allows manager or employees at various levels to make decisions within their areas of responsibilities। yes, अपने अपने एरियाज में वो मैनेजर को या फिर एम्प्लॉयज़ को डिसीजन लेने में अलाउ करती है। yes, so this is nothing but a decentralization. Next question. Which of the following is the first step of organizing process? I think ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। yes, so इसका आंसर हमें पता है, दैट इज इस्टेब्लिश एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे आंसर है इस्टेब्लिश एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। yes, next question. Dash is the process of dividing large organization into small and flexible administrative units. So आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करती है। यस, सो इट्स लोकलाइजेशन, डिफ्रैगमेंटेशन, डिपार्टमेंटेशन या फिर डिवीजन फॉर्मेशन। बताइए आंसर। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिपार्टमेंटेशन। मैंने लास्ट के क्लास में भी बताया था, दैट इज सेट 1 में भी ये क्वेश्चन था। डिपार्टमेंटेशन ये एक प्रोसेस होती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट में डिवाइड करती है, दैट इज ग्रुप्स में डिवाइड करती है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कॉलेजेस का। यस, सो कॉलेजेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, ENTC। यस, सो ये सब क्या हो गई, ये डिपार्टमेंट हो गए। इसी से हमें पता चलता है कौन सा स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट का है। सो सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होती है।
ओके, सो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी डिपार्टमेंटेशन होता है और स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट वन इज ऑपरेटर प्लान्स द कैपेसिटी ऑफ मशीन. ऑपरेटर मशीन की कैपेसिटी प्लान करता है. सेकेंड स्टेटमेंट, सुपरवाइजर इज वर्किंग एज अ इंजीनियर, मैनेजर एज वेल एज टीम लीडर. जो सुपरवाइजर होता है वो एज अ इंजीनियर, मैनेजर और टीम लीडर वर्क करता है, ऐसे यहाँ पे बोला है. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है या फिर कौन सा रॉन्ग है. यस, सो ऑप्शंस आर बोथ करेक्ट, बोथ रॉन्ग, ओनली वन इज करेक्ट या फिर ओनली टू इज करेक्ट. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ रॉन्ग. क्यों ऐसे बोला है, यहाँ पे देखते हैं. देखिए, सो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला था कि ऑपरेटर प्लान्स द कैपेसिटी ऑफ मशीन. सो ऑब्वियसली जो ऑपरेटर होता है वो मशीन की कैपेसिटी प्लान नहीं करता है, तो फिर वो क्या करता है. सो इट ऑपरेट्स द मशीन बट द प्लानिंग ऑफ मशीन कैपेसिटी इज यूजुअली हैंडल्ड बाय इंजीनियर और प्रोडक्शन प्लानर, नॉट द ऑपरेटर. यस, सो जो ऑपरेटर है वो ऑपरेट करता है मशीन को, इसीलिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट था ये रॉन्ग था. ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज सुपरवाइजर इज वर्किंग एज अ इंजीनियर, मैनेजर एज वेल एज अ टीम लीडर. तो ये भी क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सुपरवाइजर का जो रोल होता है वो होता है कि डे टू डे ऑपरेशन को देखना. यस, जो भी वर्कर्स है उनको मैनेज करना. ओके, सो ये सारे वर्क होते हैं सुपरवाइजर की, जबकि इंजीनियर, मैनेजर और टीम लीडर के जो वर्क होते हैं वो अलग अलग होते हैं. ओके, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, while matching job in organizing the manager must consider dash fact into an account. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट या फिर मैनेजर कंसिडर करता है जब जॉब मैच करना होता है तब. तो फर्स्ट ऑप्शन इज वाई पीपल वर्क्स फॉर यू. ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ, या फिर वाई पीपल सुपरवाइज. एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ. तो यहाँ पे जो ए एंड बी ऑप्शन है ये दोनों भी फैक्ट्स है, वो कंसिडर करता है मैनेजर. यस, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप मेंबर मस्ट गिव्स फर्स्ट प्रायोरिटी टू. जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देते हैं वो आपको बताना है. फर्स्ट ऑप्शन इज पर्सनल इंटरेस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, सी लीडर इंटरेस्ट, या फिर कॉमन इंटरेस्ट. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. एंड आंसर इज ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि अगर हम ग्रुप में काम कर रहे हैं ना तो ऑर्गेनाइजेशन को ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है. यस, सो पर्सनल इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली हम नहीं देंगे. क्यों, क्योंकि वो तो हमारी पर्सनल बात है. यस, लीडर इंटरेस्ट, लीडर का भी हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है ना. और कॉमन इंटरेस्ट तो होता ही नहीं है. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ये करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट इज causes of accident due to worker does not include dash from the following option. सो आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि वर्कर से रिलेटेड नहीं है. मीन्स व्हाट, कि कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उसका रीजन वर्कर के साथ यहाँ पे रिलेटेड नहीं होगा. सो ऑप्शन ए, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी, पुअर हाउसकीपिंग, ऑप्शन सी, मिस्chievous बिहेवियर, या फिर ऑप्शन डी, ओवर कॉन्फिडेंस. एंड आंसर इज ऑब्वियसली पुअर हाउसकीपिंग. मैंने क्वेश्चन में ही बोला था आपको कि वर्कर के साथ रिलेटेड नहीं है. मीन्स व्हाट, अगर एक्सीडेंट होता भी है तो वो वर्कर की गलती नहीं होगी. तो फिर इसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन ये भी वर्कर के साथ रिलेटेड है. यस, मिस्chievous बिहेवियर किसका हो सकता है, वर्कर्स का. देन ओवर कॉन्फिडेंस, ऑर्गेनाइजेशन का तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, है ना, तो ये वर्कर का ही होगा. तो रही बात पुअर हाउसकीपिंग, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में हाउसकीपिंग होती है ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर मॉस्लोव्स नीड हायरार्की थ्योरी
फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स आर, आपको बताना है कि फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड्स कौन कौन सी है. ओके, ऑप्शन ए लोअर लेवल नीड्स, मिडल लेवल नीड्स, हायर लेवल नीड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव. एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लोअर लेवल नीड्स. सो मॉस्लो थ्योरी क्या है ये हम अभी देखते हैं यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू मॉस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, physiological needs, example food, water, shelter, and security needs, safety, stability, protection are considered lower level. These must be satisfied before individual can focus on higher level needs. सो हायरार्की में आते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि होते हैं हमारे फूड, वाटर एंड शेल्टर, और सिक्योरिटी नीड्स में आते हैं सेफ्टी, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन. ओके, सो ये लोअर लेवल के नीड होते हैं और उसके बाद फिर हायर लेवल की नीड्स आती है. सो ये फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, देन हायर लेवल नीड्स. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइप ऑफ प्लानिंग विच सेट्स डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू प्रोसीड इन ए फ्यूचर इज कॉल्ड. आपको बताना है कि ऐसा कौन सा टाइप ऑफ प्लानिंग है जिससे कि अगर डायरेक्शन सेट करते हैं तो फ्यूचर में हम उसी डायरेक्शन पे जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यस, सो इट्स अ कंटिंजेंसी प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग या फिर ऑपरेशनल प्लानिंग. एंड आंसर इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. ऑब्वियसली अगर हमारी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होंगी तो ही हम सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कर सकते हैं. सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैनेजरियल स्किल विच इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू सी द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल इज कॉल्ड. ऐसे कौन से मैनेजरियल स्किल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल दिखती है. यस, तो वो है कंसेप्चुअल स्किल, टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल या फिर टैक्टिकल स्किल. तो ऑब्वियसली ह्यूमन स्किल की यहाँ पे बात नहीं हो रही है ना, तो सी ऑप्शन कट हो जाएगा. ओके, सो आंसर बताइए. एंड आंसर इज कंसेप्चुअल स्किल. सो कंसेप्चुअल स्किल क्या होती है, वो कैसे वर्क करते हैं यहाँ पे देखते हैं. So conceptual skill involves the ability to understand and analyze the organization as a whole, recognizing how different parts of an organization interact and how decisions affect the entire system. These skills are especially important for top level management. ये ability है to understand and analyze the organization. Okay? और जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट करती है और डिसीजन कैसे अफेक्ट होंगे एंटायर सिस्टम में उसका ध्यान रखती है. सो दिस इज नथिंग बट अ कंसेप्चुअल स्किल्स. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का नहीं है. यहाँ पे बोला है नॉट. यस, सो ध्यान रखिए. ऑप्शंस आर फेयर रिम्यूनरेशन, ऑर्डर, बजट या फिर स्केलर चेन. एंड आंसर इज बजट. तो जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के उसमें से फर्स्ट पॉइंट हमारा है फेयर रिम्यूनरेशन. उसमें रिम्यूनरेशन के बारे में बोला जाता है, फिर ऑर्डर्स के बारे में एंड स्केलर चेन के बारे में. स्केलर चेन क्या होता है ये हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया था. अगर आपको नहीं पता है स्केलर चेन क्या होता है तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर रेफर करें. सो ये जो ए, बी और डी है ये प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, ये इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट में, बट बजट की बात प्रिंसिपल में नहीं होती है. ओके, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर हाउस होल्ड वायरिंग एंड स्मॉल यूनिट्स द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड फॉर सेफ्टी मेजर्स. तो आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सेफ्टी मेजर है जो कि हाउस होल्ड वायरिंग और स्मॉल यूनिट्स के लिए यूज होता है. सो इट्स MCB, ACB, OCB, MCCB. इनके लॉन्ग फॉर्म्स आपको पता होंगे. यस, अगर नहीं पता है तो आई विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गिव मी द आंसर.
एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए MCB। अब MCB क्या होता है ये आपने देखा ही होगा। यहाँ पे MCB ऐसा रहता है, छोटी सी इमेज यहाँ पे मैंने आपको शो की है। ओके, सो MCB ये तो देखा ही होगा सबने। सो फॉर हाउस होल्ड वायरिंग एंड स्मॉल यूनिट एन MCB miniature circuit breaker is typically used for safety measure. It is designed to protect electrical circuits from overcurrent और शॉर्ट सर्किट। सो ये किसके लिए यूज़ होता है, वो हमें सेफ्टी या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे कि ओवर करंट ना हो या फिर शॉर्ट सर्किट ना हो। ओके, और क्या प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन इन केस ऑफ फॉल्ट। कोई भी फॉल्ट होता है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है तो उसमें ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन हो जाता है। सो इससे क्या होता है कि प्रिवेंटिंग डैमेज टू वायरिंग एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फायर। सो देखिए बाकी के ऑप्शन का भी मैंने लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे लिख लिया है, जैसे कि ACB क्या होता है, एयर सर्किट ब्रेकर, OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर, MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम। ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है क्योंकि अथॉरिटी कैसे फ्लो होती है हमें पता है। कॉलेज का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉलेज में अथॉरिटी कैसे डिवाइड होती है। यस, तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो आंसर दे दीजिए, ऑप्शंस आर सुपेरियर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू सुपेरियर, सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट या फिर सुपेरियर टू सुपेरियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एंड आंसर इज ऑब्वियसली सुपेरियर टू सबऑर्डिनेट। मैंने यहाँ पे बोला भी था आपको कि कॉलेज का एग्जांपल लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉलेज में पहले होते हैं प्रिंसिपल, सो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है प्रिंसिपल, हाईएस्ट अथॉरिटी। यस, उसके बाद फिर आते हैं डिपार्टमेंट में, सो डिपार्टमेंट में होते हैं डिपार्टमेंट वाइज HODs। यस, सो ये कौन होते हैं, तो ये हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं होती है, ये हाईएस्ट से थोड़ा कम, दैट इज मिडल अथॉरिटी हम बोल सकते हैं, है ना, लोअर नहीं होती है, मिडल। और फिर HODs के बाद फिर आते हैं टीचर्स, दैट इज लेक्चरर्स। ओके, सो ऐसे हम अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट जस्ट एन सिंपल एग्जाम्पल। सो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, उसके बाद मिडल अथॉरिटी एंड उसके बाद जो टीचर्स है वो लोएस्ट अथॉरिटी। सो हाईएस्ट अथॉरिटी को हम बोल सकते हैं सुपेरियर एंड फिर उसके नीचे हम सबऑर्डिनेट्स कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स। सो अथॉरिटी हमेशा फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज जनरली प्रोवाइडेड विथ लिमिट स्विच टू प्रिवेंट मोशन बियॉन्ड प्रीसेट लिमिट। सो आपको बताना है कि इनमें से क्या लिमिट स्विच के साथ प्रोवाइड किया जाता है। सो ऑप्शंस आर होइस्ट, कन्वेयर्स, मशीन टेबल या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जो ऑप्शन में A, B और C है ये सब के सब हमें लिमिट स्विच के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ कॉज ऑफ एक्सीडेंट। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा कॉज ऑफ एक्सीडेंट है। यस, ऑप्शन ए अनस्टेबल मेंटल कंडीशन, एडिक्वेट लाइटनिंग, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लॉज या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि देखिए जब मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती है, जैसे कि कोई स्ट्रेस है या फिर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उससे भी एक्सीडेंट का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट, एडिक्वेट लाइटनिंग, लाइटनिंग नहीं है या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ है उसके कारण लाइट का प्रॉब्लम है, तो वो भी एक कॉज हो सकता है। देन लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लॉज, यस ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर हम जहाँ पे काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड लॉज ही नहीं पता, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं पता, उसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो भी एक एक्सीडेंट का कॉज हो गया। यस, सो इसीलिए ये तीनों के तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन ड्यूरिंग डिसिप्लिनरी एक्शन इज टू। आपको बताना है कि निगेटिव मोटिवेशन का पर्पस क्या है। तो ऑप्शन ए पनिश,
हार्डली टू वर्कर सो दैट ही वोंट डू सच मिस्टेक अगेन। वर्कर को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि वो वही चीज़ बार बार ना करे। ऑप्शन बी, टू थ्रेटन द पर्सन सो दैट ही वोंट आस्क फॉर सैलरी इंक्रीमेंट। यहाँ पे बोला है कि वर्कर को धमकी देनी चाहिए ताकि वो फिर से सैलरी के बारे में, सैलरी के इंक्रीमेंट के बारे में ना बोले। ऑप्शन नंबर सी, पर्सन विल इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस इन फ्यूचर विथ फियर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। यहाँ पे बोला है कि पर्सन या फिर वर्कर अपनी जो परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में इम्प्रूव करेगा बट विथ लिटिल बिट फियर। ओके, तो ये उसे ध्यान में रहेगा कि हमने जो मिस्टेक की थी प्रीवियस में वो हमें दोहरानी नहीं है। ओके, सो हमें हमारा काम अच्छे से तो करना ही है बट डिसिप्लिन मैनर में। ओके, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबोव। And the answer is option number C. Person will improve his performance in future with fear of disciplinary action. तो ये जो नेगेटिव मोटिवेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है या फिर पर्पस है, ये यही होता है कि जो पर्सन है या फिर वर्कर है वो अपनी मिस्टेक को सुधारे इन फ्यूचर विथ लिटिल बिट फियर। सो इसीलिए नेगेटिव मोटिवेशन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पर्सन क्रिएटेड टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड इंक्वायरीज, कंप्लेंट्स, पॉलिसी क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट एक्सेट्रा। सो ऐसा इनमें से कौन सा पर्सन है जो कि ये सब काम करता है? ओके, सो इट्स मैनेजर, ऑम्बस पर्सन, सुपरवाइजर या फिर चेयरमैन। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑम्बस पर्सन। तो ये क्या होता है मैम? तो बताती हूँ, देखिए। सो an ombudsperson is a designated individual responsible for receiving and responding to inquiries, complaints, policy clarification, requests, and other concern within an organization or institution. They act as a neutral party to resolve disputes and ensure fairness. सो ये एक ऐसी व्यक्ति होती है या फिर ऐसी पार्टी होती है जो कि ये सारी चीज़ें करती है, जैसे कि कौन से भी रिक्वेस्ट आई है या फिर कौन से भी कंप्लेंट आई है उनको रिसीव करना, उनको रिस्पॉन्स करना, उनकी कंप्लेंट सुनना, पॉलिसी की क्लैरिफिकेशन के बारे में रिक्वेस्ट करना, समझाना, ये सब चीज़ें ऑम्बड्सपर्सन करते हैं। ओके, और ये एक न्यूट्रल पार्टी होती है जो कि ये सारी इश्यूज को रिजॉल्व करती है और फेयरनेस की श्योरिटी देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट? इज नॉट बोला है यहाँ पे, ध्यान से पढ़िए। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है ये आपको बताना है। सो फर्स्ट इज टू परचेस मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट, टू परचेस मटेरियल एट राइट टाइम, to purchase material at right quantity, or option D, all of the above. And the answer is option number D, all of the above. सो जैसे कि हमें पता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है कि जो भी मटेरियल के बारे में जो भी जानकारी होती है वो, यस, सो इट इज़ रिलेटेड टू मटेरियल। सो जब भी कोई मटेरियल परचेज करता है उसके रिलेटेड मिनिमम कॉस्ट के बारे में, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। ओके, सो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड, टू परचेस मटेरियल एट राइट टाइम, जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो राइट टाइम में परचेज करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। सो दिस इज सेकेंड ऑब्जेक्टिव। एंड टू परचेस मटेरियल इन राइट क्वांटिटी, जितना चाहिए सिर्फ उतना ही मटेरियल मंगवाना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। यस, सो दिस इज थर्ड ऑब्जेक्टिव। बट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? नॉट बोला है, नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है वो हमें बताना है। बट ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव है, तो फिर यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर फिर हमारा डी होगा, क्योंकि तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव है तो ये तो गलत हो गए। ओके, सो फिर हमें गलत ऑप्शन चुनना है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो अगर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन इज डैश एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी एक्टिविटी होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या फिर
upper level. And answer is top level. Obviously क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बोला है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं वो टॉप लेवल में ही आते हैं. सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरली अ टॉप लेवल एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इट इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, formulating policies, planning, and overall decision making, which are typically carried out by senior management or executive. जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करना, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना, पॉलिसीज़ को क्रिएट करना, प्लानिंग करना अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव एंड डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन की होती है. यस, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ये टॉप लेवल एक्टिविटीज़ होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एट फर्स्ट टाइम मीन्स. ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए. सो राइट एट फर्स्ट टाइम का मीनिंग आपको बताना है क्या होता है. 6 सिग्मा, TQM, क्वालिटी अश्योरेंस या फिर ओनली क्वालिटी. एंड आंसर इज क्वालिटी अश्योरेंस. सो ये क्या होता है क्वालिटी अश्योरेंस, वो भी जान लेते हैं थोड़ा. देखिए, राइट एट फर्स्ट टाइम इज अ प्रिंसिपल ऑफ QA which emphasizes preventing defects and ensuring that products or services meet quality standards during the production process rather than fixing issue after they occur. So, right at first time का मीनिंग क्या होता है, कोई भी इशू या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अकर होने से पहले उसको प्रिवेंट करना. सो इसमें आते हैं कि डिफेक्ट को प्रिवेंट करना, प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना. सो ये सारी चीज़ें क्या मेंटेन करती है, प्रिवेंशन मेंटेन करती है, सो दैट कोई भी डिफेक्ट या फिर प्रॉब्लम ना आए. नेक्स्ट क्वेश्चन, is a way of keeping material which will not stop the manufacturing and allied process. So allied means हम बोल सकते हैं connected in easy term. ओके, सो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है या फिर कौन सा प्रोसेस है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और अलाइड प्रोसेस को स्टॉप नहीं करती है. सो ऑप्शंस आर इन्वेंट्री, हैंडलिंग, अश्योरेंस या फिर कंट्रोल. एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इन्वेंट्री. सो वो कैसे, हम देखते हैं यहाँ पे. इन्वेंट्री रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, goods or components that are kept on hand to ensure that manufacturing and allied process can continue without interruption. So जब भी हम इन्वेंट्री को रेफर करते हैं या फिर इन्वेंट्री के बारे में बात करते हैं तब इट इज़ रिलेटेड टू स्टॉक. ऑब्वियसली ये जो स्टॉक होता है ना, वो किस चीज़ का होता है, वो मटेरियल्स का होता है, कोई भी गुड्स होती है, थिंग्स होती है, कंपोनेंट्स होते हैं बड़े बड़े पार्ट्स के. ओके, सो ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग को लगते हैं या फिर कोई भी प्रोसेस को लगते हैं, उनका स्टॉक मेंटेन करने का काम इन्वेंट्री करता है. ओके, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है वो स्टॉप ना हो, उसमें कोई इंटरप्शन ना हो. यस, सो करेक्ट ऑप्शन इज हियर इन्वेंट्री. सो आई होप आपको सेट 2 के क्वेश्चंस एंड आंसर समझ में आ गए होंगे. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी. अगर आपको ऑल MCQs विद आंसर समझ में आ गए होंगे सो सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक. यस, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग.